Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students and dear viewers. सेकेंड ईयर कॉमर्स बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स हमारे आज की इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ आपको डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो इन तमाम क्लासेस के अंदर मौजूद होता है, अगर डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और डेप्रिसिएशन के टॉपिक पढ़ते हुए अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के दरमियान डिफरेंस यानी कि फ़र्क अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत हद तक इस बात के चांसेस हो जाएंगे कि आप मशीन की नेट कॉस्ट गलत कैलकुलेट करेंगे। मशीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर सवाल के अंदर मशीन पूछा जाता है, वरना कोई सा भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है लैंड के अलावा। लैंड याद रखिएगा एक ऐसा अकलौता फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होता, जिसकी रीजन हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर तफसील के साथ बयान कर चुके हैं। लैंड के अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सब के सब डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं, वो सब के सब फरसूदगी का शिकार हो रहे होते हैं, वेयर एंड टेयर उनके ऊपर आ रहा होता है, घिस रहे होते हैं आसान अल्फाज में। तो आज की हमारी इस वीडियो है जो हम बयान करने के लिए जा रहे हैं, जो तफसीली टॉपिक हम बयान करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या है। अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर होगा स्टूडेंट्स, तो बात याद रखिएगा आप मशीन या कोई सा भी फिक्स एसेट जो कि लैंड के अलावा यकीनन होगा उसकी जो नेट कॉस्ट होती है वो सही कैलकुलेट करने के काबिल हो सकेंगे। अगर आपने मशीन की या फिक्स एसेट की नेट कॉस्ट सही कैलकुलेट करी तो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग जो उसके रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की वो भी इंशाल्लाह ताला सही होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट वो सही हो जाएगी, इसके अलावा आपके डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट के अलावा डेप्रिसिएशन की जो एंट्री आप पास करते हैं, डेप्रिसिएशन का जो टी अकाउंट बनाते हैं, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट आप बनाते हैं, इसके अलावा पार्शियल बैलेंस शीट भी इसी चैप्टर के अंदर पूछी जाती है। तमाम बातों का खुलासा ये है कि आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान डिफरेंस क्लियर होना चाहिए ताकि आप मशीन की नेट कॉस्ट सही निकाल सकें, और जब मशीन की नेट कॉस्ट आप सही निकालेंगे तो इस पूरे चैप्टर के ऊपर आपकी ग्रिप बेहतर से बेहतर हो सकेगी। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रही होगी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है और अगला टॉपिक आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। इंशाल्लाह ताला आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी क्योंकि हम एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये वो अखराजात हैं जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं पहले मरहले में बतौर एसेट और फिर अगले मरहले में आप इसको रिकॉर्ड करते हैं बतौर एक्सपेंस। स्टूडेंट सोच सकते हैं क्या मतलब भाई, पहले मरहले में एसेट अगले मरहले में एक्सपेंस। तो एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन पर आएंगे। तो डेफिनेशन इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि मुझे समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज करी, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इक्विपमेंट परचेज किया। जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये सब के सब आप जानते हैं अच्छी तरह फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं और इनकी जो लाइफ होती है, इनसे हासिल होने वाला जो फायदा होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। अब होता कुछ यूं है कि जब आप किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो उस फिक्स्ड एसेट की जितनी भी कॉस्ट होती है, जितनी भी कीमत होती है, उस कीमत को आप लेकर जाते हैं बैलेंस शीट में बतौर एसेट। उस कीमत को आप कभी भी एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते। क्वेश्चन ये है कि जब हम सैलरीज पे करते हैं, क्वेश्चन ये है कि जब हम बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, क्वेश्चन ये है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल कमीशन एक्सपेंस पे करते हैं तो इन सब चीजों को तो हम एक्सपेंस बना देते हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं उसको हम कहते हैं पहले हमारा एसेट है। क्वेश्चन है उसको एसेट क्यों मानते हैं। उसका जवाब बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है कि जब भी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उस फिक्स्ड एसेट को परचेज करने की वजह से उस फिक्स्ड एसेट की जो जितनी भी कॉस्ट होती है वो आपका एसेट इसलिए होता है क्योंकि उससे हासिल होने वाला जो बेनिफिट है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में आपको नहीं मिलता बल्कि आइंदा आने वाले बहुत सारे ईयर्स के अंदर मिल रहा होता है। लेट सपोज आपने 2010 के अंदर कोई फिक्स एसेट परचेज किया, उस फिक्स एसेट से हासिल होने वाला फायदा सिर्फ 2010 में नहीं मिलेगा, 11 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, 13 में भी मिलेगा। इट मीन्स दैट मोर देन 1 ईयर उस फिक्स एसेट से आपको बेनिफिट हासिल होगा। इट मीन्स दैट द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इफ यू आर परचेजिंग एनी फिक्स एसेट the amount of that particular fixed asset will always be treated as your asset. It is not an expense.
अब हम इसी बात को थोड़ा सा समझते हैं डेफिनेशन से, फिर इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। पहली बात तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर से डेफिनेशन क्या है। दोज एक्सपेंडिचर्स ऐसे अखराजात which are first recorded, जिनको पहले मरहले में आप रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट, असासे के तौर पर। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल से बात करते हैं, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, उस फर्नीचर को जो आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, पहले मरहले में आप बोलेंगे ये मेरा एसेट है, मेरा असासा है। एंट्री क्या बनाते हैं, फर्नीचर डेबिट, कैश अकाउंट पेबल क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश अकाउंट पेबल क्रेडिट। उसके बाद अगले मरहले में क्या होता है, एंड देन एक्सपेंस, अगले मरहले में आप उसको बनाते हैं एक्सपेंस। क्वेश्चन ये कौन सा अगला मरहला है भाई, किस अगले मरहले की बात हो रही है, तो उसका आप जवाब ये देंगे कि जब आप किसी भी फिक्स एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे हम उसको चूज करते रहते हैं वैसे वैसे उसका एक अमाउंट डेप्रिसिएशन के तौर पे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, हमारे साथ इसी चैनल के ऊपर वाबस्ता रहिएगा, अगली वीडियो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम उसको डिफाइन करेंगे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि फर्ज करें फर्नीचर परचेज करके लाए, उस फर्नीचर की कीमत फर्ज कर लेते हैं 10,000 रुपए है, और फर्ज कर लेते हैं उस फर्नीचर की लाइफ है 10 साल। ये सारी फिगर फर्जी फिगर है। 10,000 रुपए उस फर्नीचर की फर्ज करें एसेट की कीमत है, फर्नीचर की कीमत है, और उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल है। 10,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1000। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर फर्नीचर इज गोइंग टू बी डेप्रिशिएटेड 1000 पर ईयर या पर एनम। सालाना वो फिक्स एसेट जो है वो 1000 रुपए से क्या हो रहा होगा, डेप्रिशिएट हो रहा होगा। सारे आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि फर्नीचर जो आप परचेज करके लाए, फर्नीचर को आप एसेट मानेंगे, फर्नीचर को आप अपना असासा मानेंगे। फर्नीचर से हासिल होने वाला बेनिफिट चूंकि बहुत सालों पर मुश्तमिल है, लिहाजा फर्नीचर की जो कीमत होगी वो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे। एक अच्छा जो अकाउंटेंट होता है, जो कॉमर्स से रिलेटेड बंदा है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा फर्नीचर की कीमत तय करते हुए कि मेरा खर्चा हो गया। बोलेगा भाईजान ये मेरा एसेट है, मेरा ये असासा है। सामने वाला बोलता है भाई असासा क्यों कह रहे हो तुम, एक्सपेंस क्यों नहीं कह रहे, तो जवाब बहुत सिंपल सा है कि उस फर्नीचर से हासिल होने वाला फायदा, फायदा नहीं कह रहा हूँ, फायदा, उस फर्नीचर से हासिल होने वाला फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं मिलेगा। अगर तो उस फर्नीचर से हासिल होने वाला फायदा, बेनिफिट सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर में मिलता, तब आप कह सकते थे कि मेरा एक्सपेंस है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं फर्नीचर जब आप परचेज करते हैं उससे हासिल होने वाला फायदा मोर देन 1 ईयर कहना चाहिए, उस पर मुश्तमिल होता है। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है इससे भी ज्यादा। साबित क्या हुआ, फर्नीचर की कीमत 10,000 रुपए आपका एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा, आपका एसेट कहलाएगा, आपका असासा है। अगर तो असासा है तो ठीक है, खरीद के लिए है। अब एज्यूम करते हैं उस फर्नीचर की कीमत जो है, जो कि 10,000 रुपए है, उसकी लाइफ कितनी हमने एज्यूम की, 10 साल, 10 ईयर्स। 10,000 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं 1000 उस पर्टिकुलर फर्नीचर का कहलाएगा डेप्रिसिएशन, यानी कि उतना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो 1000 यानी 10,000 का 10 से डिवाइड किया 1000 आपका कहलाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली उस पर्टिकुलर ईयर का कहलाएगा, और वो जो डेप्रिसिएशन 1000 रुपए आपने निकाला वो बेसिकली कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली क्या है, उस पर्टिकुलर ईयर का है, उस मखसूस साल का है। जबकि जो आपने बात कर रहे थे फर्नीचर की या कोई से भी आपने फिक्स एसेट परचेज किया, उसकी जो कीमत है जितनी आपने पे की वो कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट्स क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस फर्नीचर से जो आप फायदा उठाएंगे वो मोर देन 1 ईयर उठाएंगे। आसान अल्फाज में अगर सारी बातों को हम समअप करें तो कुछ यूं कह सकते हैं कि फर्नीचर की जो कीमत है, जो कि 10,000 रुपये हमने एज्यूम की, वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी फर्नीचर को जब हम सालाना बेस पर इस्तेमाल करेंगे तो उस फर्नीचर की कीमत में से 1000 रुपये जो हमने अमाउंट निकाली, जो कि हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, 1 साल यूज किया, उसका 1000 रुपये जो डेप्रिसिएशन निकला वो बेसिकली कहलाएगा कि आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में से एक पार्ट उसका बतौर एक्सपेंस के तौर पर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा और डेफिनेशन देखते हैं। दोज एक्सपेंडिचर्स ऐसे अखराजात which are first recorded, पहले मरहले में रिकॉर्ड होते हैं। पहले मरहले में क्या रिकॉर्ड होते हैं, एज एन एसेट, असासे के तौर पर। जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आपका एसेट है, बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग आपका एसेट है। एंड देन एक्सपेंस्ड, लेकिन अगले मरहले में इनको भी एक्सपेंस बनना है। अगला मरहला कौन सा है, जब आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, और इसकी रीजन भी साथ में आ रही है, बिकॉज दे बेनिफिट फ्यूचर पीरियड्स, क्योंकि उस फर्नीचर की जो कीमत है उससे आप जो फायदा उठाएंगे वो फ्यूचर के पीरियड्स में, देखिए एस लगा हुआ है,
फ्यूचर के पीरियड में आप उससे फायदा उठा रहे होंगे, करंट पीरियड में भी फायदा उठाएंगे और आइंदा आने वाले बहुत सारे सालों में भी फायदा उठाएंगे। जैसे बिल्डिंग परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज किया, उसकी जितनी भी कीमत होगी वो उस पर्टिकुलर ईयर में भी आपको फायदा पहुंचाएगा और आइंदा आने वाले बहुत सारे नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर भी आपको फायदा पहुंचाएगा। लिहाजा उस फिक्स एसेट की जो कीमत है वो आप लेकर जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर। उम्मीद है कि आपको हमारी ये बात बहुत बेहतर तौर पर समझ में इंशाल्लाह आ रही होगी। थोड़ी सी बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। दोज एक्सपेंडिचर्स ये भी अखराजात हैं विच आर, जो कि इनिशियली रिकॉर्डेड, इनिशियली का वर्ड आया, इनिशियली का मतलब होता है इब्तिदाई तौर पर ही आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के तौर पर, आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो अखराजात हैं कि जिस वक्त आप उसको इनकर करते हैं, रूनुमा होते हैं, उसी वक्त एट द सेम टाइम उसको आप मान लेते हैं कि ये आपका एक्सपेंस है। और उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि उससे हासिल होने वाला फायदा जो है लिखा हुआ भी है बिकॉज दे बेनिफिट करंट पीरियड, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लगा हुआ है क्योंकि करंट पीरियड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईयर, अगर वो पूरे साल की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे कहता है फ्यूचर पीरियड्स बहुत सारे साल थे, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर, एक साल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर ईयर में आप उससे फायदा उठा रहे होते हैं। शायद किसकी मिसालें, मिसाल के तौर पर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से आपने कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद आपको जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट बेसिकली आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि फर्ज करें आपने अगले साल फिर बैंक से लोन लिया, तो इसका मतलब वो आइंदा साल आपको फिर से इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, तीसरे साल फिर लोन लिया तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि जो आपका इंटरेस्ट है उससे जो आपने फायदा उठाया, फायदा आपने क्या उठाया, आपने जब बैंक से लोन लिया तो बैंक की जो अमाउंट थी उस अमाउंट को आपने किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, या आपने कोई फर्नीचर या कोई और आपने फिक्स एसेट परचेज किया, उससे जो आप फायदा उठा रहे हैं और बैंक को जो आप सूद के तौर पर रकम दे रहे हैं, उस सूद की रकम से आपने फायदा सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में उठाया। आइंदा आने वाले सालों में आपको फिर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको सूद देना पड़ेगा। इसी तरीके से फर्ज करें रेंट की बात कर लें, किराया, आप जितना भी किराया दे रहे होते हैं वो किराया सिर्फ करंट पीरियड का होता है। ऐसा नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल इस महीने किराया दे रहे हैं तो आप बोले आइंदा 2 महीने तक मैं किराया नहीं दूंगा, सामने वाला आपसे कहेगा भाई किस खुशी में किराया नहीं दूंगा आइंदा 2 महीने, आप उन्हें किराया दे तो दिया, तो वो आपसे पलट के बोलेगा महीना भी तो खत्म हो गया। मालिक मकान आपसे कहना क्या चाह रहा है, मालिक मकान ये कहना चाह रहा है कि जो आपने रेंट अदा किया, आपने किराया अदा किया, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड का था। यहाँ पे पीरियड से मुराद महीना है, पीरियड महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भर भी हो सकता है। इट मीन्स दैट कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो अखराजात होते हैं जिससे आप जो फायदा उठाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड में फायदा उठाते हैं, जो मौजूदा आपका पीरियड चल रहा है। पीरियड आमतौर पे 1 साल का होता है, मौजूदा पीरियड में फायदा उठाते हैं, और चूंकि आप मौजूदा पीरियड में फायदा उठाते हैं लिहाजा जितना भी उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे होते हैं वो सारा का सारा खर्चा जिस वक्त आप करते हैं एट द सेम टाइम आप उसको बना लेते हैं बतौर एक्सपेंस। देख लें बोर्ड पे भी ये लिखा है, दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर इनिशियली रिकॉर्डेड, इब्तिदा में ही उसको एक्सपेंस बना लेते हैं। जबकि कैपिटल में क्या था, पहले एसेट उसके बाद एक्सपेंस। एसेट कब, जब आपने परचेज किया, एक्सपेंस कब, जब उसमें से एक पोर्शन उसका निकलेगा बतौर डेप्रिसिएशन। तो जो बतौर डेप्रिसिएशन जो आपका चैप्टर भी चल रहा है वो जो डेप्रिसिएशन का पार्ट निकलेगा वो बेसिकली आपका एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन जो फिक्स एसेट आपने परचेज किया वो क्या है, आपका एसेट। एक मजे की बात और, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, 1 साल के बाद दूसरा साल आ गया, तो मुझे बताएं जब दूसरा साल निकलेगा तो एक्सपेंस आपका अगले साल का भी कहलाएगा जो कि 1000 होगा। इट मीन्स दैट अब 2 साल का टोटल डेप्रिसिएशन बन गया 2000 रुपए, लेकिन वो जो फर्नीचर था उसकी कीमत आपके बुक्स में रह जाएगी 8000 रुपए। क्यों, 10,000 की चीज खरीदी थी, 2000 रुपए डेप्रिसिएशन के तौर पे हो चुके हैं, 8000 रुपए हो गए। 1 साल मजीद गुजरेगा तो जो एसेट की कीमत है जिसको बुक वैल्यू आप बोलेंगे, कीमत तो जाहिर सी बात है 10,000 है, जो बुक वैल्यू है मौजूदा कीमत है वो रह जाएगी 7000 रुपए, और जो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा टोटल वो बन जाएगा 3000 रुपए, जिसको आप अकाउंट से जबान में कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो को आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। और आखिर में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि एज्यूम करें कि आपने, ट्रिक की तरह से क्वेश्चन है, आपने फर्ज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डस्टबिन परचेज किया। एक डस्टबिन की कीमत हम एज्यूम कर लेते हैं ₹100। 1 डस्टबिन
बताइए अगर हम 5 डस्टबिन की बात करते हैं तो वो बन जाएगा 500 रुपए के। ये 5 डस्टबिन की कीमत है। सोच के बताइएगा ये 5 डस्टबिन की कीमत जो कि 500 रुपए मैंने बोर्ड पर लिखी है आपके सामने, आप इसको किस तौर पर ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आमतौर पर स्टूडेंट इसको यही बोलेगा कि सर डस्टबिन की कीमत जो 500 रुपए है वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे। बच्चे से पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल आप कैपिटल क्यों लेंगे, बच्चा बोलेगा सर आपने तो अभी समझाया हर वो एसेट, डस्टबिन एसेट है, हर वो चीज जिसको आपने परचेज किया और उससे हासिल होने वाला फायदा मोर देन 1 ईयर के ऊपर मुश्तमिल हो, तो जाहिर सी बात है डस्टबिन खाली 1 साल तो नहीं चलेगा, बहुत सारे साल चलेगा। जब बहुत सारे साल चलेगा तो इसका मतलब डस्टबिन की कीमत 500 रुपए आप ले लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में फायदा नहीं उठाएंगे, बहुत सारे सालों में फायदा पहुंचाएंगे। देखा जाए तो बच्चा थोड़ी सी लॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि तुम्हारा जवाब गलत है। अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है ये जो 500 रुपए है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, अकाउंटिंग कहती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बच्चा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, बच्चा कहता है कि सर या तो आप अपनी डेफिनेशन को सही कर लें, अगर आप अपनी डेफिनेशन पर कायम है तो जरा यहाँ साबित कर दीजिए यहाँ की बुनियाद के ऊपर आप रेवेन्यू इसको फरमा रहे हैं, क्योंकि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक डस्टबिन की कीमत कैपिटल एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। बच्चा उसके बारे में दलील भी पेश करता है, कैपिटल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि डस्टबिन जो आपने खरीदा उससे कोई आप फुटबॉल तो खेलेंगे नहीं। डस्टबिन आपने खरीदा, पहले साल यूज करेंगे, दूसरे साल यूज करेंगे, तीसरे साल यूज करेंगे, कई सालों तक डस्टबिन आपको फायदा पहुंचाएगा। और जब डस्टबिन कई सालों तक आपको फायदा पहुंचाएगा तो उसूली तौर पर तो कैपिटल होना चाहिए। पहले रिकॉर्ड करें एसेट के तौर पर, उसके बाद एक्सपेंस बनाते रहिए डेप्रिसिएशन के तौर पर। अकाउंटिंग उसको कहती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग क्या कर रही है? 500 रुपए पूरी रकम को एक्सपेंस ट्रीट कर रही है, इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है सर या तो डेफिनेशन बदल लें या इसको प्रूफ कर दें। इतना तो डेफिनेशन तो सही है, इसका मतलब ये हुआ डेफिनेशन में गड़बड़ नहीं है, फिर यहाँ पे हम प्रूफ कर देते तो बच्चे को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जवाब बहुत आसान सा है और जवाब ये है कि अकाउंटिंग का एक और भी प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, COST, कॉस्ट BENEFIT, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक तरफ आपकी कॉस्ट आ रही है, दूसरी तरफ उसका बेनिफिट है। अगर अकाउंट से बात कह रही है और हमारी अकल भी इस बात को तस्लीम करती है, एक तरफ बेनिफिट है, एक तरफ उसकी कीमत है। अगर आपके पास किसी भी चीज को हासिल करते हुए उसका बेनिफिट ज्यादा हो और उसकी कीमत कम आ रही हो तो आपको चाहिए उस चीज को आप हासिल कर लें। अकाउंटिंग में ये कहती है। और अकाउंटिंग मजीद क्या कह रही है? अगर किसी चीज की कॉस्ट ज्यादा आ रही हो और उससे बेनिफिट कम हासिल हो रहा हो तो उसको हासिल ना करो। हमारी अकल भी ये बात कहती है। अब इस चीज को यहाँ कैसे अप्लाई करें वो जरा गौर से सुनिएगा। 500 रुपए जो आपने पे किए डस्टबिन की कीमत के लिए, अकाउंटिंग कहती है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट कर लो। बच्चे का एतराज था क्यों? उसका जवाब हाजिर है कि अगर आपने 500 रुपए की कीमत को कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाने की कोशिश करी तो आपको नुकसान क्या पहुंचेगा? 500 रुपए बहुत ही मामूली सी रकम है, बहुत छोटी सी रकम है। उस 500 रुपए की कीमत को अगर आप पहले बतौर एसेट रिकॉर्ड करें और सालाना बुनियाद पर उसको आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना शुरू कर दें तो उसके लिए जो आप अकाउंटेंट हायर करेंगे और उसके जो आप सर्विसेज उससे लेंगे और उसका जितना टाइम खर्च होगा वो तमाम की तमाम चीज़ों की जो कॉस्ट आ रही होगी ऑर्गेनाइजेशन में वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत एक मामूली नौयत के खर्चे को बतौर पहले कैपिटल लेकर जा रहे हैं और फिर आप रेवेन्यू लेकर जाएंगे तो उसकी जो कीमत आएगी मजमूई तौर पर इस सारी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के लिए वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। किससे? उस बेनिफिट से जो आपको हासिल होगा। रिजल्ट क्या मिला कि अगर आपको हासिल होने वाला बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जनाब अली हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई 500 रुपए में फर्ज करें 100 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। सामने वाला बोलेगा भाई खुदा के बंदे पूरी 500 रुपए ही इतनी मामूली सी रकम है कि उसको जान छुड़ाओ और लेकर चले जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ताकि हर साल तुम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की मेहनत से बच जाओ। अब आप बोलेंगे कैलकुलेट करने की मेहनत से बच जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा ये कि आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो उसको रिकॉर्ड करने के ऊपर जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो कंपैरेटिवली आपकी बच जाएगी। वो जो बच जाएगी और क्यों बचा रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि इससे हासिल होने वाला जो बेनिफिट है, उस इंफॉर्मेशन से हासिल होने वाला जो बेनिफिट है वो बेसिकली बहुत ही मामूली नौयत का है। क्या मामूली नौयत का है? क्योंकि रकम ही इतनी मामूली सी है, इममटेरियल है। ये एक अच्छा लफ्ज़ है। मटेरियल अमाउंट नहीं है, मटेरियल अमाउंट होती है जो बड़ी अमाउंट होती है, इममटेरियल है।
बहुत ही मामूली नौयत की रकम है। तो अकाउंट से कहती है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी अगर आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट किया। कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे, ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, और उसके एवज में जो आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही होगी वो कंपैरेटिवली लो नौयत की होगी। लिहाजा अकाउंट से कहती है कि आप इसको कैपिटल के तौर पर ट्रीट ना करें बल्कि रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट कर दें। इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं ये एक तरह की एक्सेप्शन है। किस चीज़ की एक्सेप्शन है कि हासिल होने वाला फ़ायदा डस्टबिन के केस में मोर देन 1 ईयर है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं कैपिटल में नहीं बल्कि रेवेन्यू में। ये बात याद रखिएगा। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आपकी तवज्जो दिला दूं कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान अच्छी तरीके से आपका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए ताकि जब आप मशीन की नेट कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो सही निकाल सकें। उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो से आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो यकीनन इंशाल्लाह पसंद आएगी, क्योंकि पसंद करने की चीज़ को पसंद ही किया जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बाखबर करें। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो सरल अहमद के नाम से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ जो हम अपलोड करें उस पर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर, अपने दोस्त सरल अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।